रब कायनात के मुसलमानों को हुक्म का खुलासा यही है कि अपनी आवाज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे उम्र भर के अमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। ये खुश कलामी खुश गुफ्तारी से इसे मामला हल नहीं होगा जब तक 3-4 को लटकाया नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मस्जिद नबवी में कल जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत है, अफसोसनाक है, शर्मनाक है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। रब कायनात के मुसलमानों को हुक्म का खुलासा यही है कि अपनी आवाज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे उम्र भर के अमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कुछ कल हुआ नहीं होना चाहिए, मगर क्या करें कि रहबरों ने राहबरी ही ऐसी की है कि अदम बर्दाश्त की आग पूरे माशरे में फैला दी है। यह आग किसी एक फरीक ने नहीं लगाई, कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं। PTI, नून लीग, JUI सब के सब जिम्मेदार है। सब ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इस काम को कार खैर समझकर हिस्सा डाला है। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बल्कि यह हकीकत है जिसके सबूत जा बजा सोशल मीडिया पर बिखरे पड़े हैं। क्या आपको याद नहीं कि माजी में यही काम उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हुआ था? तो मरियम नवाज साहिबा ने क्या ट्वीट किया था? क्या उस वक्त ये मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती नहीं थी? असल मसला ही यही है कि हमारे सारे गुनाह नहीं, सवाब के काम और दूसरों के सवाब भी हमें गुनाह कबीरा दिखाई देते हैं। इसलिए तो अदम बर्दाश्त की आग माशरे में फैलती जा रही है, क्योंकि राहबर चाहे अपोजिशन में हो या फिर हुकूमत में, अदम बर्दाश्त की आग पर अपनी अपनी ज़रूरत और सहूलत के मुताबिक तेल डालते जा रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि यह आग सबको जलाकर भस्म कर सकती है। इसलिए दूसरों का नहीं बल्कि इस अदम बर्दाश्त का गला घोंटना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर बकौल फराज, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये राहबर ये समझेंगे क्या मुक्तदर हल्के माशरे में इस बढ़ती हुई तकसीम अदम बर्दाश्त की संगीनी का अंदाज़ा कर पाए हैं या नहीं? क्या उनके पास इसका कोई हल है भी या नहीं? इसी पर बात करेंगे। नज़ीर लगारी और नूर आलफीन मेरे साथ हैं। नज़ीर लगारी साहब, ये जो कुछ हो रहा है आप किसको कसूरवार समझते हैं? मैं किसको कसूरवार समझूं या मैं किसको कहूं कि ये सब कुछ क्यों हुआ? जिन लोगों ने किया मैं तो उन्हीं को कहूँगा कि वो हैं ज़िम्मेदार उसके। ओवरऑल एक सोसाइटी पूरी की पूरी जो है इसकी ज़िम्मेदार है। हमारे यहाँ इंतहा पसंदी इस हद तक बढ़ गई है कि कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स का नुक्ता नज़र सुनने को तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ झूठ बोला जाता है, हम मुसलसल झूठ बोलते हैं, एक के बाद दूसरा झूठ, दूसरे के बाद तीसरा झूठ बोलते हैं। हमें ये ख्याल ही नहीं होता है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं दर्जन भर मरतबा गया हूँगा, मुझे कभी हिम्मत नहीं होती है कि मैं आँख उठाकर देख सकूँ हरम को। मुझे एहसास होता है कि क्या मेरी निगाहें इस काबिल हैं कि हरम की तरफ देख सकें? क्या हम बैतुल्लाह को देख सकते हैं? क्या हम रोज़ा रसूल को देख सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत है? क्या हम इस काबिल हैं कि देख सकें? और सचमुच ऐसा है कि आवाज़ नहीं निकलती है। जो कुछ हमने कल देखा और उससे पहले भी हुआ होगा, मैंने नहीं देखा लेकिन यकीनन हुआ होगा। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो सोचते नहीं हैं, उन्हें जहन में नहीं होता है। उन्हें सारी वो बाहर निकलकर जो भी उन्हें उधार चुकाना है चुका लें। जिसने जो लाइन, अच्छा ये शहर ऐसे हैं ना जी, यानी बलदुल अमीन कहा गया है बैतुल्लाह शरीफ को, अपना मक्का मुअज़्ज़मा को, और ये भी बलदुल अमीन ही है। ये वो हैं जहाँ पर आपको अमानत का शहर कहा जाता है या अमन का शहर कहा जाता है। जहाँ अमन का शहर की ये हालत हो, जहाँ आप ख़ुद बता रहे थे कुरान मजीद की आयत का वो तर्जुमा आपने बताया है जी कि हुजूर की आवाज़ से ऊंची आवाज़ में बात ना करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे जो सवाब है वो तुम्हें लौटा दिए जाए, नेकियां तुम्हारी ज़ाय हो जाएं और तुम्हें पता ही ना चले। तो जो कुछ लोग कर रहे थे और जिस तरह से हमारे यहाँ कई चीज़ें होती हैं जिनका एहतराम किया जाता है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के
जितनी भी अलामतें हैं, जितनी भी वो चीज़ें जो हमें इससे इजहार होता है, हर ज़ीरू से ये इजहार होता है कि खुदा मौजूद है, हर ज़ीरू से ये एहसास होता है कि हुजूर अकरम मौजूद हैं, तो हम उनका एहतराम नहीं कर सकते या उनके बारे में एहसास कि उनकी जहाँ पर हुजूर अकरम महवे आराम है वहाँ जाकर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं। हमें सोचते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सही हमें ख्याल नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम खुदा को नाराज़ कर रहे हैं कि हमारी नेकियां उठाकर हमें वापस दे दे और कहे कि जाओ और तुम्हारी नेकियां ज़ाय हो गई हैं। हमने नहीं ये सोचा है। ये पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए एक अलमिया है और वो अलमिया इस बात से है कि हमने सोसाइटी को इंतहा पसंद बनाया है, इलॉजिकल बनाया है। सोसाइटी के अंदर डायलॉग टूट चुका है। सोसाइटी के अंदर कोई शख्स दूसरे इस नुक्ता नज़र की बुनियाद पर कि तुम्हारे सियासी इख्तिलाफात है, लोग बात ही नहीं करते। लोग एक दूसरे के साथ देखे कि शक्ल देखना गवारा नहीं करते। हम इस बदतरीन सूरत हाल के इंतहा तक पहुँच चुके हैं कि मुखालिफीन एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। ये तो दुनिया में हमने नहीं सोचा था। बिल्कुल सही, ये नहीं सोचा था। आप जमहूरियत की बात भी करते हैं, जी जी, आप जो है वाइब्रेंट होने की भी बात करते हैं, आप टॉलरेंस की बात भी करते हैं जी, आप जी एक ये भी कहते हैं कि मसावत होनी चाहिए, सही, और उसके बावजूद सिर्फ नुक्ता नज़र के इख्तिलाफ पर जी जी, दीन भी एक है, कलमा भी एक पढ़ते हैं, अपना रसूल भी एक ही को मानते हैं, खुदा वाहिद की इबादत भी करते हैं, इबादत के लिए आए भी होते हैं। महज सिर्फ इख्तिलाफ नुक्ते का इस नुक्ते का है ना कि आपका सियासी नुक्ता नज़र दूसरा है, दूसरे का किसी कोई और नुक्ता नज़र है। अच्छा, इस बुनियाद पर ये चंद दर्जन लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मुर्तकब होते हैं। लगारी साहब, अब ये चंद दर्जन होंगे, उनकी वजह से देखिए ना सबके दिल दुखे हैं और वहाँ लाखों मुसलमान जाते हैं, लाखों पाकिस्तानी जाते हैं, लेकिन अब ये सब के लिए बायस से शर्म हुआ। नूर आरफीन, एक तो कासिम सूरी साहब के साथ ऐसे लगा कि बदला लेने की कोशिश हुई है और बाकायदा वो वीडियो बना रहे थे कि अच्छा हम हमला करेंगे, वो सारा वाक़या हो जाता है। फिर इससे पहले मरियम साहबा ने ऐसे ही एक अमल की सताइश की थी, हेडलाइंस भी चली, उनके ट्वीट्स भी मौजूद हैं, उन्होंने वो शॉर्ट्स और वीडियो शेयर करके बड़ी शाबाश दी कि जी ये तो अब होगा तुम्हारे साथ। उस वक्त इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी ये सारे यहूदी एजेंट हैं और वो बात वही करते हैं, इमरान खान यहूदी एजेंट है और इन सारों को हमने निकालना है। तो ये कहीं ऐसे नहीं लगता कि कहीं जाकर इस सिलसिला रुकेगा, यानी बजाय इसके कि अच्छा उसने गलत किया है तो हम भी अब ईंट का जवाब पत्थर से दें। अदम बर्दाश्त के बारे में जो बातें नज़ीर लगारी साहब ने कही हैं उससे अच्छा तो मैं नहीं बोल सकता, ईमानदारी की बात है। लेकिन इन सब मामलात से मामला हल होगा नहीं, इन सब चीज़ों से, ये खुश कलामी खुश गुफ्तारी से इसे मामला हल नहीं होगा जब तक 3-4 को लटकाया नहीं जाएगा और जब तक कुछ लोगों को निशाने इबरत नहीं बनाया जाएगा तब तक ये काम नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी को नहीं लटकाया जाएगा। नज़रिया ज़रूरत के पैदा करने वाले, नज़रिया ज़रूरत का बाजा बजाने वाले, कौमी मफाद की डुगडुगी से अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले और वो तमाम प्रोपेगेटर्स जिनका काम प्रोपेगंडा है दोनों तरफ, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, ये काम होने नहीं देंगे। ये काम होने नहीं देंगे। ये सब इसी खुश कलामी और खुश गुफ्तारी के मर्ज़ में अवाम को मुब्तला रखेंगे। कोई एक तरफ से अगर एक आदमी अगर लटक जाए, यही मेरा आरफीन नामा में मौजू भी है। मैं आपसे इल्तमास करूंगा मुझे सिर्फ 4 मिनट अता कर दीजिएगा, अनइंटरप्टेड सवाल भी मत पूछिएगा, मैं इंशाअल्लाह ताला अपना केस बड़ी अच्छे से एस्टेब्लिश कर दूंगा। बहुत सारे उसमें चीज़ें मैंने शामिल रखी हैं, लेकिन कासिम खान सूरी वाला जो मामला हुआ वो मामला भी उतना नहीं, लेकिन बहरहाल अदम बर्दाश्त की अलामत है, अदम बर्दाश्त की तरफ निशानदेही करता है। जिसने किया, मैं दोबारा कहता हूँ, निशाने इबरत बनाओ एक आदमी को। मैं देखता हूँ इस पूरी भीड़ में कौन कितना बड़ा तवंगर, कितना बड़ा फन्ने खान है जो उठ करके किसी एक के हक में और किसी एक के खिलाफ नारा मारता है। अब इसमें यहूदी एजेंट मौलाना साहब कहें, ज़ाहिर है वो एक मजहबी शख्सियत है, उनके इतने फॉलोअर्स हैं लाखों में, वो भी कह रहे हैं जी सब यहूदी एजेंट हैं। इमरान खान जो है उनके बारे में वो ये कहते हैं, और यहाँ भी हुआ, अभी उसकी वाक़े की पूरी तफसील नहीं आ सकी कि खैबर पख्तूनख्वा में इन्हीं के मौलाना साहब के कोई फॉलोअर, उन्होंने मस्जिद में इस तरह की बात कर दी तो वहाँ लोग उठ खड़े हुए कि जी जो भी होगा ये मुर्तद हो जाएगा जो फॉलो करेगा फ़लाँ जमात को। मैं नाम भी ले रहा, फिर और इश्तिहार ना कहीं फैले। तो ये तो नूर आरफीन इस तरह होता है कि फिर वो जो राहबर हैं वो पूरी गाइडलाइन दे देते हैं आगे, तो फिर ज़ाहिर कारकुन ने तो फिर हाथ उठा देना है जब वो बातें ऐसी करेंगे। देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं उस वाक़े के तो नहीं जानता जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैंने नहीं पढ़ा, बहुत माजरत। लेकिन जब कोई लीडर, कोई ऐसा लीडर कि जिसकी ज़ुबान झूठ
पर मबनी हो, जिसका पूरा करियर झूठ पर मबनी हो, जब वो खड़े होकर के और बाकायदा किसी पब्लिक गैदरिंग में लोगों से ये कहता है कि अल्लाह के रसूल का पैगाम अल्लाह के सहाबियों ने, रसूल के सहाबियों ने फैलाया, उसी तरह से आप मेरा पैगाम फैलाएं। और ये रेंट मुल्ला वाले, जो एक मुल्ला किराए पे लेने की हमारे यहाँ आदत हो गई है, एक ज़माने में कौसर नियाजी था, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया, उसके बाद चौथा आया और उसके बाद आजकल दूसरा है। हर चैनल पे घूम घूम करके बाकायदा इज्तिमा कराए जा रहे हैं, दुआ कराई जा रही है लोगों को अपनी खुश इल्हानी से। मैं देखिए इस तरह नहीं, कोई भी है, मेरी गुजारिश ये है कि कोई भी देखिए ना, मजहबी जिसके भी जज्बात हैं, नीयत पर हम नहीं जा सकते, जुमले आगे पीछे ज़रूर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि सियाक व सबाक हमें बीच में रखना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, जो इस में इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं कहा था? नहीं, अगर वो पूरा क्लिप देखें आप तो फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो यही है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो तो अल्लाह का ही पैगाम है। और फिर अगर आप देखें तो वो बीच में लोगों को चुप कराने लग जाते हैं, तो उससे एक रब्त टूट जाता है। पहले वो जुमला ज़रूर आप जिस तरह कह रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, उन्होंने कहा कि जी अल्लाह के जो पैगंबर थे उनसे बड़ा लीडर ही कोई नहीं आया, तो वो अल्लाह का पैगाम लेकर जाते थे, फिर वो लोगों को चुप करवाते हैं तो फिर उनका रब्त टूट जाता है उसमें, अगर आप नोट करें। और फिर वो दोबारा कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पैगाम है, तो ये आप आगे लोगों तक पहुँचाएँ, तो ये फिर एक अलग बात है, वरना कोई शख्स अपने बारे में थोड़ी कहेगा खुदा तौबा नाउज़ुबिल्लाह कि जी ला इलाहा। बहरहाल अच्छा सर, सिर्फ मेरे पास 3 मिनट रह गए हैं। लगारी साहब शॉर्ट कमेंट आपका और फिर नूर आरिफीन का। ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, अब आज हमने देखा हाई कोर्ट में एक और पिटीशन चलेगी, हमजा शहबाज साहब ले गए हैं और वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह हलफ बर्दारी हो सके। अब अदालत किस तरफ जा सकती है? अब गवर्नर साहब, सदर साहब एक तरफ हैं, ये तो लगता है उनको हटाए बगैर मामला नहीं हल होगा। मैं समझता हूं कि अभी हमारे प्रोग्राम के दौरान ही शायद अदालत इस फैसले को सुनाने वाली है। हम अदालत के बारे में कोई पेशीन गोई ना करें, और अदालत चूँकि ये तीसरी बार ये केस लगा है और पहले 2 बार जो पहले सदर ममलिकत से कहा गया और उसके बाद गवर्नर से कहा गया, दोनों बार नहीं हुआ है, और अदालत के इस वो हुक्म था, मशवरा था, मुझे नहीं मालूम कि क्या चीज़ थी जिस पर अमल नहीं हो सका है। अब देखते हैं कि तीसरा कोर्ट क्या आर्डर देती है, मशवरा देती है, क्या देती है, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि क्या आगे होता क्या है। ये हल्फ उठा पाते हैं, नहीं उठा पाते हैं, तो हमें नहीं मालूम है। इस वक्त कोर्ट का मामला है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नर सूबे का गवर्नर है, और सूबे की जो जिस तरह से स्टेट की अलामत जो है वो प्रेसिडेंट होता है, इसी तरह से सूबे की अलामत जो गवर्नर होता है। अब गवर्नर सूबे का गवर्नर बने भी तो भी उसकी मर्जी है, और प्रेसिडेंट जो है वो मुल्क के प्रेसिडेंट बने तो भी उनकी मर्जी है, अगर वो किसी और फरीक के प्रेसिडेंट बने तो भी उनकी मर्जी है। लेकिन बहरहाल कोर्ट जो फैसला कर देती हैं उन फैसलों को हमें ज़रूर देखना चाहिए और ज़रूर मानना चाहिए। अगर हम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे तो फिर मेरे ख्याल में आगे चल नहीं पाएंगे। लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि गवर्नर को और प्रेसिडेंट को हुक्म दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। आइन के मुताबिक उनके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हो सकती है, ना उनके खिलाफ मुकदमा बन सकता है, ना उनके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई हो सकती है, ना उन्हें पेश किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ तो आइन में मौजूद है। सही। तो उसके बाद गवर्नर और प्रेसिडेंट को क्या हुक्म दिया जा सकता है, आइन की पोजीशन है, ये जज साहबान मुझसे तो ज्यादा जानते होंगे जो रोजाना की बुनियाद पर मामला। ये तो अदालत पर है, अदालत जो फैसला करेगी मानना होगा, क्योंकि हमने पहले देखा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी ये चीजें आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, लिहाजा उसमें इंटरवीन किया जा सकता है। वरना ये भी है कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स है उसके अंदर भी अदालत जो है वो नहीं आ सकती। नूर आरिफीन, इसमें मेरी एक तजवीज़ है, बिल्कुल मैं गलत हो सकता हूँ, आप की बात बिल्कुल इस पर सही होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप हमेशा मुझसे बेहतर ही सोचते हैं, बेहतर बात करते हैं, कि अगर जो केस मुनहरिफ अराकीन का है, जिनके वोटों की वजह से शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाया गया है, तो अगर उनका भी केस साथ चल जाए तो फिर बराबरी नहीं हो जाएगी, फिर सारा मामला बेहतर तरीके से आगे चल पड़ेगा। देखिए, एक आदमी चोरी करता हुआ पकड़ा गया, उसका केस अदालत में है, और अगर वो ये कह देता है कि ठहरो ठहरो, रुको रुको, मोहल्ले के और दीगर चोर भी हैं, उनको पकड़ कर के लाओ और उनका केस चलाओ, आपके ख्याल में ये लॉजिकल साउंड करता है? मुझे यकीन है आपका जवाब भी ना में होगा। लेकिन पहले जो बड़ा चोर पकड़ में आ गया ना, पहले उसको मेरे ख्याल में लटकाएं। ये लफाजी करना, बात करना, आइन की किताब पढ़ना, इसका इलाज है डंडा, इसका इलाज है मरम्मत, इसका मजम्मत से काम नहीं चलेगा।
जब तक आप इमरान खान के जाती मुलाजमों आरिफ अलवी और उमर सरफराज चीमा को आइन की ये जो संगीन गद्दारी हुई थी, ये आर्टिकल 6 का निफाज करके ये जो इस केस में आप जब तक इनको इंडिक्ट नहीं करेंगे तब तक ये मामला नहीं सुलटेगा। पंजाब का सबसे बड़ा सूबा और तसादुम होगा, चक्का जाम करके रख दिया। आपको लगता है, आपको सही बात बता रहा हूं कि बहुत से लोग तो ये चाहते हैं कि आर्टिकल 6 लगाया जाए, यकीन जाने लोग ये चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में और अनारकी फैले। आपके ख्याल है कि इमरान खान के फॉलोअर्स नहीं है, या नूर ये इनके आरिफ अलवी साहब के, या आपके ख्याल में इमरान खान के इतने फॉलोअर्स हैं इसकी वजह से अदालत को डर करके, सिस्टम को डर करके इमरान खान और उसके फॉलोअर्स से अदालत का, कानून का जो वकार है उसको फरामोश कर देना चाहिए? इमरान खान इतने बड़े टार्जन है कि अदालत से बात कर रहा हूं। इमरान खान के फॉलोअर्स जो है, उनके पीर, उनके मुरीद अदालत नहीं लगाती, इतने बड़े वो तवंगर हैं कि उससे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के इदारों को, रियासत के चारों सुतूनों को डर करके लिहाज ओढ़ लेना चाहिए। मैं आर्टिकल 6 की बात कर रहा हूं, वो अदालत नहीं, वो हुकूमत वक्त लगाती है। उसामा फॉर गॉड सेक मैं यही कह रहा हूं, रियासत के चारों सुतूनों की मैं बात कर रहा हूं। इनको डंडा उठाना पड़ेगा। ये बात मजम्मत से नहीं, मरम्मत से हल होगी। आर्टिकल 6 का निफाज करके जिसको लटकाना है लटकाएं, ताकि जब एक लटकता हुआ नजर आएगा तो फिर लोग इबरत पकड़ेंगे, लोगों को पता चलेगा कि हमें क्या। मैंने देखा कि जिस तरह से हम आज देख रहे हैं, लोड शेडिंग है, डीजल मिल नहीं रहा, किसान परेशान है, पाकिस्तान में खुराक का बहरान हो सकता है, ऐसे मामलात में अदालतें बीच में इंटरवीन करती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट, क्या इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को या अदालतों को आना होगा, क्योंकि लोड शेडिंग बेतहाशा हो रही है? ब्रेक के बाद अब पता चला। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है, शदीद लोड शेडिंग हो रही है, और 16 घंटे तक भी हो रही है। आप अंदाज़ा लगाइए। और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद अब ये देख रहे हैं लोग इस तरह की लोड शेडिंग। और अब वज़ीर साहब हैं, अभी भी वज़ीर बने हैं, अब उनको कुछ टाइम तो हमें देना होगा। खुर्रम दस्तगीर साहब वफाक वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने कहा है कि जी 10 दिन तक कोई सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अब कोई हल नहीं है, और 10 दिन बाद भी सूरत हाल बेहतर होगी। अब ये 10 दिन कैसे गुजरेंगे? 1 मई का इसलिए भी कहा गया कि चूँकि ईद की छुट्टियां आ जाएंगी तो कारखाने वगैरह तलब कुछ कम हो जाएगी बिजली की, तो शायद सूरत हाल वहाँ से भी कुछ बेहतर हो जाए। अब इसमें नज़ीर लगारी साहब, परेशानी की बात यह है कि कोई हल है नहीं, और मौसम खुश्क है। आप देखिए कितनी शदीद गर्मी की लहर, तारीख़ में शायद इतनी गर्मी की लहर नहीं आई जिसका शिकार पाकिस्तान हो सकता है। फिर हमने कराची में देखा किस तरह लोग जाँ भाग होते चले गए, ऐसे जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं। इतनी गर्मी की शिद्दत थी उस वक्त, जो हुकूमत थी वो भी नाकाम नज़र आ रही थी मामला तो संभालने में। अब इतनी लोड शेडिंग अगर खुदा न खास्ता रही और फिर ये मौसम भी मज़ीद खुश्क रहा, तो हालात तो फिर काबू से बाहर हो सकते हैं। ये बहुत अहम मामला है और इसकी तरफ हमें सोचना भी चाहिए। हुआ ये है कि कराची में या बाकी मुल्क के दीगर इलाकों में एक तो शदीद गर्मी पड़ रही है, और गर्मी जो है वो कहीं कहीं 48 डिग्री सेंटीग्रेड से भी आगे चली गई है। कराची निस्बतन बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में निस्बतन कम गर्म है, हालांकि शदीद गर्मी पड़ रही है लेकिन निस्बतन कम गर्म है। अच्छा, लोड शेडिंग का भी एक अजाब है, जो शार्ट फॉल जो है हमारा वो 5000 तक चला गया है। हमें समझ नहीं आती है कि ये जो पावर प्लांट लगाए गए थे, हाक्सविल पर 2 थे, जो कनोप के साथ 2 और पावर प्लांट लगाए गए। कराची में एक और पावर प्लांट जो है बिन कासिम पोर्ट पर लगाया गया, एक कोल प्लांट जो है वो थर में लगाया गया, एक कोल प्लांट जो है वो साहिवाल में लगाया गया, एक और पावर प्लांट जो है वो नंदीपुर में लगाया गया, एक पावर प्लांट जो है यहाँ पर आपके एक और हमारे यहाँ पन बिजली से जो पैदा हो रहा है। अच्छा, इतनी 12,000 मेगावाट बिजली जो है नेशनल ग्रिड में शामिल हुई। पहले कहा जाता था कि जी 19,000 की डिमांड है और 19,000 मौजूद है, 25,000 का डिमांड है। सूरत हाल अब भी वहीं की वहीं है। ये 12,000 मेगावाट बिजली कहाँ चली गई है, वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है, किसके पास जा रही है, ये समझ में नहीं आता है। असल मसला ये है कि ट्रांसमिशन, अगर ये 10 दिन मांग रहे हैं तो 10 दिन में तो ये ट्रांसमिशन भी नहीं कर सकते हैं। आपके पास नेशनल ग्रिड में पहुंच रही होगी बिजली, लेकिन बिजली को अब डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपकी उस वक्त जब आप
जो है उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाएंगे कि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, वो आप 10 दिन में तो बना नहीं सकते हैं। तो असल मसला जो है, बाज़ दफ़ा होता है कि बिजली होती नहीं है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। अब इस सूरत हाल में ये हुकूमत क्या करती है, कैसे इस बहरान पर काबू पाती है, किस तरह से लोगों को मुतमईन करती है, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। और हुकूमत को इतना बड़ा चैलेंज देते हुए ये ज़रूर देखना चाहिए कि एक तो ये कि ग्लोबल वार्मिंग ने वैसे ही दुनिया को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, और सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क जैसे इलाके जो है मुतासर हो रहे हैं। वहाँ हर जगह पर काम हो रहा है, दुनिया में वो बंद कर रहे हैं, जहाँ कार्बन की जो पैदावार है उसको बिल्कुल कम करते जा रहे हैं। यूरोप में कम हो रही है और हमारे यहाँ कार्बन ही कार्बन पैदा हो रही है। इंसान, हमारे यहाँ जो आउटफॉल ड्रेनेज होती है वो भी मालूम होता है कि ख़राब पानी जो है वो चल रहा है और समंदर के दरियाओं के पैरेलल चल रहा है। दुनिया में ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो वेस्टेज होता है वाटर का, पानी का, जो दरियाओं के साथ साथ चल रहा होता है वो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो आखिर जाकर दरियाओं में मिल जाता है, सही, वो ख़राब करता है। फिर आपके पास हाइड्रो पावर के जितने प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, अब भी बन सकते हैं। मैं कहता हूँ 70 से 75 हज़ार मेगावाट का स्कोप मौजूद है आपके पास जो है अपना गिलगित बल्तिस्तान में। मैं एक ईरानी सफरतखार ने मुझसे बजाते खुद उन्होंने ये कहा था कि हम 70,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, आपको ज़रूरत है आप बिजली हमसे लें, लेकिन हम ईरान से बिजली नहीं लेते हैं, इसलिए कि हमारे सियासी मामलात हैं, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हम वो जो है गैस की पाइपलाइन हम बिछा चुके हैं, एग्रीमेंट कर चुके हैं। हम अगर वो भी चला जाता है डैमरेज की तरफ, कहता है कि जी मेरा नुकसान हो चुका है और भरो, जिस तरह से आपने रिकॉर्ड के पैसे भरे थे अब दूसरा मुआहदा किया है, इसी तरह ईरान के साथ भी मामला होगा। लगारी साहब, इसका तो एक जवाब है, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये हमारे अब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं, तो वो अमेरिका वाला तो आप मामला भूल जाएं, हम सैंक्शंस नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनकी सोच भी ये है। नूर आरफीन, अब वो कहते हैं टू बी फेयर, तो अब नए नए वज़ीर हैं, अभी उनको समझने में भी टाइम लगेगा, वो बात छोड़ दें, वो सब दावे तो किए जाते हैं, हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, हम तजर्बाकार है, हमें सारा पता है। वो शहबाज शरीफ साहब 6 महीने कहते थे मेरा नाम बदल देना, वो 6 महीने, फिर वो 4-5 साल लगे वो लोड शेडिंग का खात्मा करने में। तो अब वो कह रहे हैं जी ईंधन नहीं है, कुछ खराबियाँ हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन पहले भी इनको गवर्नमेंट मिली तो उस वक्त 5 साल थे, तो ये ईंधन पर कब तक गुजारा होगा? गैस का वो कहते थे कि गैस हमने बड़ी सस्ती ले ली, वो तो इमरान खान साहब आए, दोबारा मुआहदा हुआ, इसी तरह से ईंधन के मुआहदे उन्होंने महंगे किए हुए थे। तो क्यों नहीं हमारे पास जनाब विंड पावर है, सोलर पावर है, पानी के जरिए बिजली पैदा की जा सकती है, इस तरफ क्यों नहीं लॉन्ग टर्म सोचा गया? खौफ होता है कि 5 साल में कुछ करके दिखा दो, वोट लेना है। किसने देखे 10 साल के प्रोजेक्ट, छोड़ो परे। मेरे भाई, अगर सीधी सी बात आपने सुननी है तो अगर ये सारे मसाइल हल कर दिए तो फिर जमहूरियों की, हमारे मसीहाओं की कोई ज़रूरत रह गई? पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर मसला आपने हल कर दिया तो फिर सियासतदानों के पास, MNAs MPs के पास कौन जाएगा? वज़ीर को कौन पूछेगा? ये सारे मामलात न सिर्फ हैं बल्कि ये मामलात रहेंगे, हमें हमारी औकात बताते रहेंगे, हमें ये बताते रहेंगे कि हम हमारे जमहूरियों के लिए क्या हैसियत रखते हैं, हम इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे सिर्फ अंगूठे हर 5 साल बाद या 4 साल बाद जो इलेक्शंस होते हैं, हमारे अंगूठे, हमारे अंगूठों के निशान इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इनको गाय, भैंस, भेड़, बकरियों और हम में कोई तमीज़ नहीं है। मैं बिला तखसीस सब की बात कर रहा हूँ। हमें बेवकूफ बनाया जाता है हर दफा, हम बनते हैं। डेफिनेटली भाई, जालिब भी ये बात कह करके गए थे, आपने भी माशाअल्लाह पढ़ा हुआ है कि ये सारी चीज़ें तो इसी तरह से रहेंगी। अगर अवाम के मसाइल का हल कर दिया जमहूरियों ने तो फिर जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आपने सुना था या नहीं? कराची में इसी जमहूरियत का नंगा नाच विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट होता रहा, लाशों पे लाशें। कराची में एक दिन में 100 लाशें उठती थीं और वहाँ कराची के नाम नेहाद मसीहा और साथ में ये आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी ये बैठ करके मज़े कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? ANP वाले मज़े कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? और हमें सुनाई क्या देता था? जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और ये इंतकाम तुम बेवकूफ़ों से उस वक्त तक लिया जाता रहेगा जब तक तुम्हारे घर में आखिरी बच्चा, उसके तन में जान मौजूद है। तो ये इंतकाम हमसे इसी तरह से लिया जाता रहेगा। आप जो बात कर रहे हैं,
हमारे यहाँ ये सब चीज़ें इससे नहीं हल होती, ये सब चीज़ें डिसीजन मेकिंग से हल होती हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये जो इस वक्त एक स्लॉट मौजूद है, सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी, इनमें इतना दमखम, इतना गुर्दा, इतना जिगरा है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि ये अमेरिका, आपने जो कहा कि अमेरिका को नाराज़ कर दें, बात एक आपकी ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका को नाराज़गी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे वो इमरान खान हो, गैरत का चूरन बेचने वाले, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, बेगर्स नॉट चूजर्स का जो है वो रुझान फरोख्त करने वाले, ये कोई भी हो अमेरिका को नाराज नहीं करेगा। दूसरी बात मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर अगर आप ईरान से बिजली लेते हैं तो ईरान से आप सिर्फ बिजली नहीं लेंगे, मैं ढकी छुपी बात करूंगा, ज़्यादा खोल के मत पूछिएगा, ईरान आपको सिर्फ बिजली नहीं देगा, ईरान से आपको फिर और बहुत सारे मामलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आप वो सारी कीमतें चुकाने के लिए तैयार हैं तो फबिहा, देखते हैं आपकी लीडरशिप में इतना दमखम है। ब्रेक लेते हैं। अब इमरान खान साहब कहते हैं जी 30% रियायत पर हमें मिल रहा था या कम कीमत मिल रहा था, रूस से भारत लेता चला जा रहा है, हम वहीं बैठे हैं, लेकिन ये आसान नहीं है, ये फैसले करने आसान नहीं है, कहना आसान है। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक लगारी सब पे भारी। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नज़ीर लगारी साहब, ये जो बलोच स्टूडेंट्स का लापता का मामला, गुमशुदगी का मामला, ये अब अदालत में है, क्या हो रहा है उसमें? ये ईमान ज़ैनब मज़ारी ने ये पिटीशन दायर की हुई है जब एक तालिब इल्म लापता हुआ था, हफीज़ बलोच, और फिर अभी पिछले दिनों जो है वो एक बगर इमदाद बलोच जो है वो भी लापता हुआ है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी हेयरिंग हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये जो सूरत हाल है ये काबिल कबूल नहीं है, इंसानी हकूक़ जो हैं उनका हर सूरत में उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। और अदालत ने कहा है कि हम बलोच तलबा की नस्ली प्रोफाइलिंग और गुमशुदगी पर कमीशन बनाने का फ़ैसला कर रहे हैं, और उन्होंने नाम भी ले लिए, अदालत ने मांग लिए हैं कि नाम दिए जाएँ ताकि कमीशन बनाया जाए, और फिर वो कमीशन देखे कि किस तरह से तलबा को जो है वो लापता कर दिया जाता है, उन्हें गुम कर दिया जाता है। एक तालिब इल्म तो नमाल यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में पढ़ता था, वो आया पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने एक दोस्त के साथ, उन्होंने ईद पर यहाँ आना था, तो इत्तफाक है कि उसी दिन वाक़या हुआ कराची का, तो उसको जो आया था इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से, नमाल यूनिवर्सिटी से, वहाँ उसको जो है लापता हो गया है, वो उसको उठा कर ले गए, अब उसका कोई पता नहीं चल रहा है। इससे पहले हफीज़ बलोच था, उसका भी पता नहीं चल रहा है। तो ईमान ज़ैनब मज़ारी ने जो है वो ये केसेस किए हुए, ये पिटीशन दायर की हुई है कि उनको बादियाब कराया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि जितने लोग लापता होते हैं उसका समझ नहीं आती है कि लापता क्यों हो जाते हैं। आप अगर मतलूब हैं किसी भी केस में, जो भी दफ़ा लगानी है, तो आप उन पर ट्रायल करें, गिरफ़्तार करें, बाकायदगी से ट्रायल करें, और ट्रायल का हक़ तो देखें, और उन लोगों को भी दिया गया था जिन लोगों ने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब पर हमला किया था, उन लोगों को ट्रायल का हक़ दिया गया, और उनको इक्वेट नहीं हुए, उनको सज़ाएँ दी गई हैं। जिन लोगों ने हमारे सबसे मोहतरम इदारों पर हमला किया था, इवन छावनियों पर, ग्रेजन पर हमले किए थे, उन लोगों को भी अपील का हक़ भी दिया, कोर्ट में जाने का भी हक़ मिला है, और वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई। आप इसी तरह के कोर्ट्स बनाएं जहाँ पर उन लोगों को पेश किया जाए, और पेश करने के बाद ताकि लोग तो मुतमईन हों कि हमारे बंदे नहीं हैं। बिल्कुल सही। अब मतलब है ऐसे लोग भी हैं जो 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल से लापता हैं, और उनका पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो इसका यहाँ कराची से एमके वाले भी चीखते फिर रहे हैं, और वो भी हर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे लापता लोगों को बाजियाब किया जाए। सिंध में, हमारे सिंध के लोगों में ऐसा हुआ है कि कई लोगों को अगवा कर लिया गया या कई लोगों को लापता कर दिया गया, बाद में बाद लोग वापस आ गए, बाद लोगों का पता नहीं चला है। और कई लोग ऐसे हुए हैं कि जिनको गिरफ्तारी के कुछ दिनों के बाद या महीना 1.5 महीने तक लापता रहने के बाद उनकी वापसी हुई है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों से लोगों का जो है वो कानून के साथ एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। मेरे ख्याल में हुकूमत तो इस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, और अदालत ज़ाहिर कमीशन बना रही है तो वो फैसला करे। मैं इसमें सिर्फ चंद जुमले अर्ज़ कर दूं कि इस हवाले से ये भी कहा जाता है जब किसी से बात होती है कि आइन और कानून तो लाजमी है कि उसी में सारे मामलात होने चाहिए, इसमें तो कोई दायरे हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने ये हलफ है हमारा बतौर शहरी। लेकिन ये भी कहा जाता है फ़ौजी अदालतें भी बनानी पड़ी,
और फिर क्योंकि कई लोग छूट जाते हैं, फिर ये भी होता है कि जब सवाल होते हैं कहते हैं हम किसी को बिला वजह क्यों करेंगे, क्या हम इंसान नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, किसी को क्यों करेंगे। तो ये भी वजूहात कई दफ़ा सामने रखी जाती हैं। नूरुल आरफीन, आरफीन नामा में आप जिस तरह बात कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में कि ज़ाहिर है सभी दुखी हैं जो कुछ ये सऊदी अरब में हुआ, आप क्या कहते हैं इस पर? आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें हुर्फ़ दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़ मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। मुआफ़ी या रसूलल्लाह मुआफ़ी, मुआफ़ी या नबी मोहतरम नबी आखिरुज़्ज़मा, मुआफ़ी या हबीबुल्लाह नबी मोहतरम मुआफ़ी। मैं अल्लाह ताला के हुज़ूर, अल्लाह ताला के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ानदान अहले बैत अज़्ज़ाम, उम्महातुल मोमिनीन, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की बारगाह में सर्ब सजूद होकर के दस्त बस्ता आजिज़ी के साथ मुल्तमिस हूँ कि परवरदिगार आलम ये जो जुल्म कल हुआ, परवरदिगार आलम जब कभी तू इन ज़ालिमों को सज़ा देने का इरादा करे तो परवरदिगार मुझे, मेरे अहले खाना को, मेरे अहबाब को, मेरे अज्जा को इन ज़ालिमों में शुमार मत करना। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता चलूँ नज़रिया ज़रूरत के मुजिदों, उनके प्रोपेगंडा करने वालों, उनकी हिफाजत के लिए दिन रात सरबकफ रहने वालों, कौमी मफाद ब्रिगेड को कि उनका लगाया हुआ एक पौधा इतना तनावर दरख्त बन गया कि अब उसकी जड़ें पाकिस्तान से उसके तने निकल करके, उसके फल फूल निकल करके और बाकायदा सऊदी अरब गुंबद खिजरा तक जा पहुँचे हैं। ये हेट्रेड का पौधा अब ये तनावर दरख्त बन चुका और अब ये फल दे रहा है। सबसे पहले एक हदीस पाक पेश करता हूँ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक ने मस्जिद नबी में दो अशख़ास की बुलंद आवाज़ सुनी तो आप उनके पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या तुम जानते हो कि कहाँ खड़े हो? फिर इरशाद फरमाया कि तुम किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो? दोनों ने अर्ज़ की हम ताइफ़ के रहने वाले हैं। इरशाद फरमाया अगर तुम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले होते तो मैं यहाँ आवाज़ बुलंद करने की वजह से तुम्हें सज़ा ज़रूर देता, क्योंकि मदीना में रहने वाले दरबार रिसालत के आदाब से खूब वाकिफ़ है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ट्वीट मौजूद है, कहते हैं रोज़ा रसूल पर सहाबा भी अपनी आवाज़ नीची रखते थे कि बेअदबी ना हो जाए, मगर जहनी मरीज़ों ने आज साबित कर दिया कि उनके नज़दीक अदब, एहतराम, तक़दीस और अखलाकियात महज अफसानवी बातें हैं। अगर आपको इससे भी तशफ़ी नहीं हुई तो उस नौ मुस्लिम, जो कि नौ मुस्लिम तो नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ी हस्ती, बहरा अल्लाह ने उसे बना दिया, मोहम्मद यूसुफ क्रिकेटर, जो यूसुफ योहना थे, लिखते हैं मैंने तो कभी मक्का मदीना नहीं देखा था, मुसलमान होने के बाद पहली दफ़ा गया तो खाने काबा को देखकर चीख निकल गई, रोज़ा रसूल पर गया तो आंखों से आंसू जारी हो गए। ये वो जगह है जहाँ पहुँचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज रोज़ा रसूल पर जो कुछ हुआ वो देखकर ए अल्लाह मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे मुआफ़ी मांगता हूँ। 150 से जायद दंगाई बलवाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अल जज़ीरा टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने मस्जिद नबी का तक़दीस पामाल करने और नाराबाजी करने वालों को 60,000 रियाल फ़ीकस जुर्माना, 5 साल कैद और ताहयात पाबंदी का फ़ैसला किया है। वीडियो के ज़रिए शनाख्त का अमल भी वहाँ शुरू हो चुका है और खुशकिस्मती से वहाँ कोई साकिब निसार मौजूद नहीं। खुशकिस्मती से वो लोग कौमी मफाद का बाजा नहीं बजाते। मार्क माई वर्ड्स, वहाँ सज़ा मिलेगी, वहाँ सज़ा मिलेगी, वहाँ कोई ब्लू आइड नहीं है। कुछ ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स हुए हैं, एक है फवाद चौधरी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लिखते हैं और अभी ये लोग हुकूमत में हैं, जब लोग इनको ऐवानों से ठुड्डे मारकर निकाल बाहर करेंगे फिर ये लोग घरों से कैसे बाहर निकलेंगे। इजहार तफाखुर किया जा रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल डॉक्टर हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और हुकूमती वफ्द का मस्जिद नबवी में चोर चोर के नारों से इस्तकबाल, ये अवामी रद्द अमल है कि करप्शन में लथड़ी जमातों की इम्पोर्टेड हुकूमत से लोग कितनी नफरत करते हैं। ज़रा महसूस कीजिए कितना फ़ख्र है इस एक काम पर। मुराद रास सूबाई वज़ीर लिखते हैं पाकिस्तानियों ने सरकारी पैसों से उम्रा करने वालों को अपना फ़ैसला हरम पाक में ही सुना दिया। ज़रा महसूस कीजिए ये आदमी वज़ीर था। और अब एक ऐसी खातून जो बेचारी व्लॉगर थी लेकिन जिसे इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह बताने के जुर्म में एक नेशनल टेलीविजन पर एक प्राइम टाइम स्लॉट एलोकेट की गई, खुशकिस्मती से इस वक्त ये बेरोजगार हैं। लिखती हैं मस्जिद नबवी में पाकिस्तानी अवाम ने शाहजैन बुक्टी को लोटा बनने पर बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया। कैन यू बिलीव? एक वीडियो मौजूद है नेट पे, राउट कर रही है इस वक्त, जिसमें शेख रशीद बैठ करके और बाकायदा बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि देखिएगा लोग इनका सऊदी अरब में किस तरह से इस्तकबाल करेंगे। आपको लगता है कि ये सब कुछ बगैर प्लानिंग के हो गया था? एक मौसूफ है
इनका नाम है तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक। ये मस्जिद नबवी से बाकायदा इन्होंने एक अपने अकाउंट पे एक वीडियो डाली है। इन्होंने कहा कि हम इनको हरम में नमाज ही नहीं पढ़ने देंगे। आपको लगता है कि ये सब कुछ ऐसे ही हो गया? ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ। ये सब कुछ बाकायदा एक मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी के तहत हुआ है। ये सब कुछ उस वक्त तक होता रहेगा। मैं देख रहा था हाफिज ताहिर अशरफी साहब जो कि इस वक्त में भी शामिल हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर भी रहे, अब इस वक्त में भी हैं, वो भी कह रहे हैं जी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है और अगर ये मनसूबाबंदी है तो वो चीज़ भी सामने आ जाएगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।